जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ एक बार फिर से। आप सब दोस्तों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सीरीज़ चल रही है चंपावत की, मैं इंटर ड्रैग रेस की। तो इसकी लास्ट किस्त में आपने देखा था कि जिम कॉर्बेट जो हैं, वो बहुत करीब पहुँच जाते हैं शेरनी के, कि जब वो 16 साला बच्ची को उठा के ले जाती है और उनके पीछे जो है वो एक गार्ड भी आता है जो खुद बहुत सहमा हुआ होता है। ख़ैर अब जिम कॉर्बेट साहब को अंदाज़ा हो जाता है कि शाम हो गई है और वो वापसी करना चाह रहे होते हैं कि अब कल के लिए इसके लिए कोई हमें नई जो है वो प्लानिंग करना पड़ेगी। और इसके साथ ही वो वापसी का इरादा करते हैं और शेरनी जो होती है वो मुसलसल गुर्रा रही होती है और उनको वार्निंग दे रही होती है। ख़ैर जब ये अब वापसी स्टार्ट करते हैं तो उस चट्टान के पास पहुँचते हैं जहाँ पे जो उस गार्ड को उन्होंने प्लेस ऑन किया होता है कि तुम यहीं पे ठहर जाओ। वो गार्ड इनको देख के बहुत खुश होता है कि क्योंकि उसको मुसलसल उस शेरनी की गुर्राहट की आवाज़ आ रही होती है, तो वो इस चीज़ को आइडिया लेता है कि शायद शेरनी के हाथों शिकार हो गए होंगे जिम कॉर्बेट साहब, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं होता। वो गार्ड इनको देख के खुश होता है और उसको एक ज़रिया मिल जाता है कि चलें मैं कॉर्बेट साहब के साथ जो है उनके जो है वो साए-साए में वापस अपने गाँव पहुँच जाऊँगा, लेकिन उसके लिए ये खुद करना तो बड़ा मुश्किल होता है। ख़ैर कॉर्बेट साहब उसके साथ वापसी का सफ़र शुरू करते हैं और इसी दौरान वो अपनी एक नई प्लानिंग बना रहे होते हैं कि मैंने कल इसको जो है वो किस तरह से मैं आगे एग्ज़ीक्यूट करूँ उसके मज़ीद नए प्लान को। और इस दौरान वो यही देखते हैं कि जब कभी वो गार्ड होता है उनके पीछे-पीछे चल रहा होता है, तो वो घबरा रहे होते हैं कि ये कहीं डर के मारे, खौफ़ के मारे, क्योंकि वो अभी भी सहमा हुआ होता है, ये कहीं इसकी गन मुझ पे ही ना गलती से चल जाए, जो कि उसकी गन होती है .450 कैलिबर की। और ख़ैर वो उसको कहते हैं भैया तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। अब जब वो आगे चलना शुरू होता है तो वो उसकी बंदूक उसने जो टाँगी होती है वो उसकी नली पीछे की जानिब होती है। अब इस बात से भी उनको खौफ़ आता है कि कहीं ये अभी भी घबराहट में जो है वो कहीं फ़ायर मेरे पे ही ना कर दे दोबारा। तो ख़ैर वो उसको अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी कशमकश में गाँव वापस पहुँचते हैं। तो वहाँ पे तहसीलदार से मुलाकात करने के बाद जो सारे गाँव वाले उनके मुंतज़िर होते हैं, उनको देख के खुश होते हैं। तो सारे गाँव वाले जो हैं वो इनको वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि क्या बना, लेकिन ये बताते हैं कि फ़िलहाल कामयाबी नहीं, लेकिन कामयाबी ज़रूर है, करीब ज़रूर है। तो वो अपनी प्लानिंग सोच रहे होते हैं रास्ते में और बताते हैं तहसीलदार को कि कल हम एक मैसिव बी टेक अरेंज करते हैं, जो कि इसको इसकी गुफ़ा से बाहर निकाल लेगी। क्योंकि इनका आइडिया यही होता है कि अब सारी रात तो वो अपने किल को एन्जॉय करेगी, इसको बैठ के खाएगी। तो होपफुली कि वो अब कल सुबह जो है वो अपने रेस्ट करेगी और किसी न किसी चट्टान के ऊपर सारे दिन धूप सेकेगी और रेस्ट करेगी। तो इस इलाके को छोड़ के भी वो जाएगी नहीं। ये इनकी प्लानिंग होती है। ये तहसीलदार से कहते हैं कि तुम सुबह 10 बजे जो है वो एक मैसिव लोगों को इकट्ठा कर लो, ढोल-बाजों के साथ, अपने-अपने हथियार के साथ, जो कि वहाँ पे एक हो-हल्ला मचाएँ और इसको जो है वो इसकी गुफ़ा से बाहर निकालें, इसकी जगह से बाहर निकालें। तो तहसीलदार इनको सपोर्ट करता है, वो कहता है मैं इसमें पूरा अरेंजमेंट करता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं कॉर्बेट साहब को ये ज़रूर आइडिया होता है कि ये इसके लिए काम मुश्किल ज़रूर होगा तहसीलदार के लिए, क्योंकि इतने लोगों को अरेंज करना, वो भी एक आदमखोर शेरनी के लिए, कहीं न कहीं मुश्किल ज़रूर था। ख़ैर सुबह होती है, टाइम से पहले ही जिम कॉर्बेट साहब सुबह 9 बजे जो मुकर्रर किया हुआ वक़्त होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और तहसीलदार को देखते हैं कि वो 1 या 2 आदमी के साथ आ रहा होता है। ये देख के इनको थोड़ी-सी मायूसी होती है, लेकिन मज़ीद करते-करते 2-4 लोग यहाँ से, 2-4 लोग वहाँ से करते-करते ये दोपहर तक 298 लोग इकट्ठे कर लेते हैं, 298 लोग, जो कि इनके लिए कहीं न कहीं कामयाबी होती है कि इसकी जो है वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फुल इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ख़ैर ये साइड पे जाते हैं उस खाई की जानिब सारे और इन्फ़ॉर्म करते हैं अपने जो गाँव वाले होते हैं कि आप सब ने एक इशारा डिसाइड कर लेते हैं, रुमाल गिराने का इशारा, कि जब हम रुमाल को गिराएँगे तो तभी आपने जो है वो अपने ढोल नगाड़े बजाने हैं, ताकि फिर उस हिसाब से जो है वो टाइगर्स बाहर आए और हम उसको किल करने में अपनी मदद कर सकें सब। और यही होता है कि जिम कॉर्बेट साहब और तहसीलदार जो है वो नीचे खाई की जानिब जाते हैं
बाकी गाँव वाले जो है वो जो मुकर्रर किया हुआ जगह होती है वहाँ बैठ के अपने ढोल बाजों को उन्होंने बजाना होता है। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये इन्फ़ॉर्म करना भूल गए हैं, क्योंकि तहसीलदार बीच में थोड़ा पहले रुक जाते हैं क्योंकि उनके जो जूते थे वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो वो जिम कॉर्बेट को कहते हैं आप मुकर्रर जगह पे जाइए, मैं यहाँ थोड़ा पीछे वेट कर लेता हूँ। इस चीज़ को जब गाँव वाले देखते हैं तो वो ये समझते हैं जी कि शायद जैसे ये इशारा देना भूल गए हैं और ये अपनी कोई नई रणनीति बना रहे हैं। तो वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं ढोल बाजे बजाने की। और जब अपना साउंड मचाते हैं, हू हल्ला मचाते हैं, तो ये सब दोनों हैरान होते हैं, जिम कॉर्बेट भी और जो तहसीलदार होते हैं ये भी। ख़ैर वो इतनी जल्दी भी नहीं होता, कोई 150 आप कह लीजिए फ़ीट के फ़ासले पे जो है वो होते हैं और इसको जल्दी कवर कर लेते हैं जिम कॉर्बेट और अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि इनको कामयाबी मिल चुकी होती है इवेंचुअली और जो शेरनी होती है वो ऊपर आ रही होती है एक खाई पे से। तो शेरनी के ऊपर जो है वो सबसे पहले तहसीलदार एक निशाना लगाता है जो कि चूक जाता है और शेरनी जो है वो भागने की प्लानिंग करती है। इस दौरान जिम कॉर्बेट साहब फ़ौरन एक्टिविटी में अपनी आते हैं, एक्टिव होते हैं और उसको एक फ़ायर करते हैं शेरनी की जानिब, जो कि उसको लगता है और फ़ायर लगने के बाद इनको कन्फ़र्म हो जाता है कि इसको ये फ़ायर लगा तो है, लेकिन एक शेर होती है आदमखोर, वो उसमें भी ताकत काफ़ी होती है, तो मज़ीद अपनी दिशा बदलती है और भागने की कोशिश करती है। और इस दौरान जब ये देखते हैं तो दोबारा से एक और फ़ायर करते हैं उसकी जानिब और इस फ़ायर के ऊपर इनको पता लगता है कि वो ज़ोर से जंप करके जो है वो गिरी है। जो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि जी हाँ, बिल्कुल अब जो है इनका निशाना बिल्कुल दुरुस्त जगह पे लगा है। लेकिन फिर भी उसमें जान काफ़ी होती है और वो अभी भी इनको जो है वो एक टफ़ टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। दूसरी जानिब अगर हम देखें, तो जो गाँव वाले होते हैं, वो इस दौरान समझते हैं कि जैसे अब कामयाबी मिल चुकी है और वो वहाँ पे जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। अपने सारे राउंड्स बंदूकों के अगर जिनके पास होती हैं या जो ढोल बाजे होते हैं वो, उनकी एक्टिविटी से महसूस हो रहा होता है, ये लग रहा होता है कि वो इस चीज़ को कन्फर्म कर गए हैं कि ये इनको मारने में कामयाब हो गए हैं शेरनी को। ख़ैर, कॉर्बेट साहब देखते हैं कि वो जिम कॉर्बेट की तरफ ही जो है वो अभी बढ़ रही होती है शेरनी, लेकिन इनके पास ये जो है कारतूस ख़त्म हो जाते हैं और वो इनकी तरफ इस अंदाज़ से बढ़ी होती है कि जैसे कि वो इन्हीं को निशाना बनाने जा रही है, जो इनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है और इनके पास अब कारतूस भी नहीं होते। तो ये तहसीलदार को जो है वो इशारा करते हैं कि मुझे तुम अपनी गन दे दो, मैं ताकि उसका इस्तेमाल करूँ। तो तहसीलदार जो है वो कुछ इशारे को समझ नहीं पाते। तो जिम कॉर्बेट किसी भी किस्म का कोई वक़्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन भागते हैं अ, तहसीलदार की तरफ और उससे गन लेके अपनी जगह पे वापस आते हैं, जहाँ ये मौजूद होते हैं घास के अंदर। तो इसमें घास में बैठ के ये एक अपना फाइनल निशाना लगाने जा रहे होते हैं। तो ये देखते हैं कि जो गन होती है तहसीलदार की वो काफ़ी जो है वो इतनी एक्सटेंसिव मॉडल की नहीं होती और उसके अभी जो है बैरल के बीच में और उसके बुलेट के बीच में थोड़ा फ़र्क होता है। और ये इस हद तक ख़तरनाक भी हो सकता है कि ये गन यहाँ पे फट भी सकती थी इस फायर को करते हुए। लेकिन वो ख़ैर मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये रिस्क लेते हैं और वो फाइनल जो है वो बुलेट चलाते हैं, जो कि सीधा शेरनी के पाँव में जाके गोली लगती है और वो उधर ही चट्टान के ऊपर गिर जाती है, जिससे इनको आइडिया होता है कि अब ये इसको एक फाइनल बुलेट जो है वो लगी है। ख़ैर वहाँ से देखते हैं कि सब जो हैं गाँव वाले जो ऑलरेडी समझ चुके होते हैं कि ये अब शेरनी ज़िंदा नहीं है, खुशी के मारे दौड़ते आ रहे होते हैं और खुशी के साथ-साथ उनके अंदर एक गम भी होता है, जोश और जज़्बा भी होता है। वो इस नारों के साथ, इस आवाज़ की बुलंदी के साथ आ रहे होते हैं कि अब हम इस जो है वो हैवान को मार देंगे, इसको हम जला देंगे, काट देंगे। क्योंकि जितने भी गाँव वाले होते हैं, उनके कहीं न कहीं किसी न किसी प्यारे को इस शेरनी ने मारा होता है और खा लिया होता है। तो वो सब बहुत गुस्से में होते हैं। ख़ैर जिम कॉर्बेट उसके पास पहुँचते हैं और उसको चेक करते हैं आया कि वो पूरी डेड है कि नहीं और इत्तेफ़ाक से जो है वो इनकी कामयाबी इनको मिल चुकी होती है इनकी प्लानिंग के तहत। तो जिम कॉर्बेट जो है वो उस क्राउड को, उन लोगों को जो है वो समझाते हैं कि ऐसा दुरुस्त नहीं है। तहसीलदार भी जो है उनको समझाते हैं कि जो है ये मर चुकी है। तो इसमें इसको मारना या इसको ख़राब करने का जो है वो कोई जवाज़ मज़ीद बनता नहीं है। ख़ैर गाँव वाले भी जो है वो इस बात को समझते हैं और उनसे अपोलोजाइज़ करते हैं, माज़रत करते हैं कि हम माफ़ कीजिएगा साहिब हम थोड़ा-सा जो है वो जज़्बाती हो गए
आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर इजाज़त दीजिए कि हम इसको गाँव ज़रूर ले जा सकें, अपने बच्चों को, अपने घरवालों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को दिखा सकें, ताकि उनको यकीन आ जाए कि अब ये हैवान हम में मौजूद नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी को आराम से आगे बिता सकें। नहीं तो शायद वो इस बात पे यकीन ना कर पाएँ। ख़ैर कॉर्बेट साहब का भी यही प्लान होता है, क्योंकि वो इवेंचुअली इसको ले जाना चाहते हैं गाँव। वहाँ पे इसको स्किन करके इसकी स्किन अलग करना चाहते हैं, इसका हेड अपने साथ जो है वो ले जाना चाहते हैं एज़ अ ट्रॉफ़ी। ख़ैर वहाँ पे सब जो गाँव वाले होते हैं वो 2 बड़े-बड़े तने अरेंज करते हैं। उन तनों के ऊपर इसको बाँध के रस्सियों के साथ इस बड़ी-सी शेरनी को, इसको अपने साथ फिर गाँव तक लेके आते हैं और अपने सब प्यारों को वहाँ दिखाते हैं और एक खुशी का मेला होता है, खुशी का समा होता है गाँव में जब वो सब इस शेरनी को देखते हैं। और जिम कॉर्बेट और तहसीलदार इस दौरान अपने चले जाते हैं अपने बंगलों पे और उनको कहते हैं कि आप उधर ही जो है वो शेरनी को ले आइएगा। ख़ैर वो सारी अपनी एक्टिविटी मुकम्मल करने के बाद जो गाँव वाले होते हैं, इस शेरनी को लेके अपना वादा के साथ इनके पास आते हैं और इनके पास ला के रख देते हैं। इसको स्किन किया जाता है और इसको एग्ज़ामिन किया जाता है। तो एग्ज़ामिन करने पे इसको पता लगता है कि प्रोफ़ेशनली जो जिम कॉर्बेट साहब इसको एग्ज़ामिन करते हैं कि इसके जो दाँत होते हैं, वो जो अपर कैनाइन्स होते हैं और लोअर कैनाइन्स राइट साइड के, वो टूटे होते हैं। नीचे वाला दाँत तो पूरा हड्डी तक ही टूटा हुआ होता है और जो ऊपर वाला दाँत होता है वो आधे से ज़्यादा टूटा हुआ होता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि कभी किसी शिकारी ने इसको फायर किया होगा, तो उसकी वजह से इसके ये दाँत टूटे होंगे। और जिसकी बिना पर ये अब नॉर्मल अपना प्रे नहीं कर पा रही थी, अपने नॉर्मल जो मवेशी थे उनको तो नहीं मार पा रही थी। अब ये सिर्फ़ इन्हिसार कर रही थी आदमियों को, क्योंकि वो ईज़िली कैच भी हो सकते थे और ईज़िली इससे मारे भी जा सकते थे। ये बेसिक इनकी एक कंक्लूजन थी कि ये किस बेस के ऊपर आदमखोर बनी और इसने अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया। ख़ैर फिर वहाँ पे कॉर्बेट साहब जो हैं वो इनकी गाँव वालों की दरख़्वास्त के ऊपर उसको उनको इसके नाख़ून और जो दीगर चीज़ें होती हैं वो दे देते हैं। ये इस चीज़ के लिए क्योंकि गाँव वालों को ये एक तसव्वुर किया जाता है उनमें कि अगर हम इसकी इन चीज़ों को अपने पास रखेंगे, नाख़ून को, इसकी चीज़ों को, तो हम पे इवेंचुअली जो आगे आने वाली बलाएँ हैं वो हम पे जो है वो हमला नहीं कर पाएँगी। और ये इनकी एक सोच होती है, तो वो कॉर्बेट साहब भी इसको जो है वो इनकार नहीं करते और इसको परस्यू कर देते हैं। और ये करने के बाद एक्टिविटी और जो कॉर्बेट साहब हैं, ये इनसे इजाज़त चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब अपने नैनीताल के लिए निकलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। ख़ैर इससे पहले इनके लिए एक डिनर अरेंज किया जाता है, एक जश्न का समारोह अरेंज किया जाता है, क्योंकि वो इस महफ़िल की शान होते हैं। और कॉर्बेट साहब फिर अर्ली मॉर्निंग यहाँ से रवाना हो जाते हैं अपने घोड़े के ऊपर और अपने सेवकों के साथ। लेकिन एक एक्टिविटी बड़ी अच्छी करते हैं कॉर्बेट साहब यहाँ पे, उनका देखिए कि कितना एक इंसानी पहलू उनमें मौजूद था। कि वापसी पे जब पाली गाँव से ये गुज़रते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वही जो 2 औरतें होती हैं, जिनमें से एक को शेरनी ले जाती है और दूसरी की आवाज़ चली जाती है अपनी बहन को जाते हुए देख के। तो ये उस औरत के पास वहाँ जाते हैं, उसको बताते हैं कि अब वो डेड है, ये इसका सर है, ये इसकी स्किन है, तो अब तुम जो है वो इससे इसको देख के इत्मीनान कर सकती हो, समझो कि तुम्हारा ही बदला मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो वो बहुत हैरान होती है, खुश होती है और खुशी के मारे अपने मियाँ को बुलाने के लिए जाती है, जिसकी आवाज़ तो होती नहीं है, लेकिन अब वो मियाँ को आवाज़ें दे रही होती है कि देखो भाई देखो, साहिब ने कैसे हमारा बदला पूरा किया और इस हैवान को मार दिया। तो उस औरत के बच्चे ये देख के बहुत खुश होते हैं कि उनकी माँ की आवाज़ वापस आ गई है और ये उनके लिए भी एक खुशी का लम्हा होता है। खैर कॉर्बेट साहब यहाँ से मज़ीद अपना सफ़र मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना वापस नैनीताल पहुँच जाते हैं। यहाँ पे बीच में उनके किसी लेपर्ड से भी मुलाकात होती है, लेकिन वो इवेंचुअली सेफ़ तरीके से अपने घर को वापस पहुँचते हैं। नैनीताल जब पहुँचते हैं तो वहाँ के जो गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर, वो इनसे मुतासिर होते हैं इस एक्टिविटी से और इनको एक गन गिफ्ट करते हैं। और जो गाँव वाले जिन्होंने इनका साथ दिया होता है शेरनी को मारने के लिए, उसको ढूँढने के लिए, तो उनको भी जो है वो हथियार गिफ्ट किए जाते हैं, जैसे चाकू, तलवार, कुल्हाड़ा, इस तरह की आइटम्स जो है वो उनको भी प्रेज़ेंट की जाती हैं एज़ अ सूवेनियर के तौर पे। तो इस तरह से दोस्तों जो आदमखोर शेरनी थी चंपावत की, ये कहानी हमारी मुकम्मल हुई, जिसको एक पूरी अच्छी प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ हमारे हीरो जिम कॉर्बेट ने शिकार किया और गाँव वालों की सपोर्ट के साथ ये वो भी इतने हीरो हैं, जितना कॉर्बेट साहब की इसमें इसमें जो है वो शिरकत रही। तो उनकी अपनी सपोर्ट के साथ और कॉर्बेट साहब की अपनी महारत के साथ ये इसको मारने में कामयाब हुए और इस तरह से इस दहशत का जो है वो अंत हुआ।
इसमें आप कह लीजिए 346 किल्स इसने जो किए थे उसके साथ। तो उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये सारी सीरीज़ जिम कॉर्बेट की पसंद आई होगी, चंपावत मेंटर के बारे में। इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ इस सीरीज़ को शेयर कीजिएगा और इसमें मज़ीद आगे आपके लिए बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं लाता रहूँगा। साथ में दीगर जो है वो मालूमात भी आपको प्रोवाइड करूँगा जंगल के हवाले से और दीगर मेंटर्स के हवाले से। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।